ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें क्या क्या कवर करना है मॉड्यूल में। तो एसक्यूएल सर्वर, जैसे एसक्यूएल सर्वर है तो मॉड्यूल में हमें क्या क्या कवर करना है तो ये देख लेते हैं। और इससे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, एक तरह से एप्लीकेशन, एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो कि मेन इसका टास्क ये होता है कि स्टोर करना डेटा को, यानी ह्यूज जो डेटा है ना, बहुत लार्ज डेटा को स्टोर करना। और स्टोर होने के बाद कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद से हम क्वेरी के थ्रू उस जो जहाँ पे भी स्टोरेज है, सर्वर पे है चाहे आपके लोकल मशीन पे है, वहां से हम कोई क्वेरी कमांड के थ्रू हम डेटा को एक तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे वही है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम developed by Microsoft. As a database server, it is a software product with the primary function of storing and retrieving the data as requested by other software applications, which may run either on the same computer or on another computer across the network, including the internet. तो एसक्यूएल सर्वर एक तरह से क्वेरी के थ्रू अदर जो भी एप्लीकेशन है यदि रिक्वेस्ट करता है तो हम रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, बैकएंड में हमारा कोई डेटाबेस होता है, तो जो भी क्वेरी के थ्रू वो सारे होते रहते हैं, यानी क्वेरी के थ्रू ही हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है क्या, जैसे वीबी हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी एक तरह से लैंग्वेज है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे विजुअल बेसिक हो गया, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, यानी बहुत सारे रूबी हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे क्या लैंग्वेज है। तो इस जब भी हम बात करेंगे तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में बात करेंगे। लेकिन जैसे हम डेटाबेस पे आते हैं तो डेटाबेस में होता क्या है कि यहाँ पे भी लैंग्वेज है, लेकिन ये क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हमें बात करना है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो ये अंडरस्टैंड कर पाएगा। जो डेटाबेस में जब भी हम यदि कम्युनिकेट करना हो तो हम क्वेरी के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे, तो हम डेटा वहां से निकाल पाएंगे। हम्म, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें कवर करना है इस एसक्यूएल कोर्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो यहाँ पे बस वही है थ्योरेटिकल पार्ट कि क्यों एसक्यूएल पढ़ना है, एसक्यूएल सर्वर क्या है, स्कोप क्या है, फीचर क्या है, ये सारी चीजें इसमें। नेक्स्ट है मॉड्यूल 2, कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट ये बेसिकली ये होता है कि रूल्स डिफाइन करता है। जैसे हम कोई भी एक हमारे पास वेबसाइट का फॉर्म है और ये उस पे हम कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे रूल्स रहता है। जैसे मान लो कि हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है, इंस्टेड ऑफ द मोबाइल नंबर हमने नाम एंटर कर दिया, तो वहाँ पे एक तरह से वैलिडेट करेगा कि ये मोबाइल नंबर है, एक तरह से डेटाबेस में नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, वैलिडेशन काइंड ऑफ है, यानी वैलिडेट करता है हर चीज को। ओके। तो वैलिडेशन काइंड का, तो ये कांस्टेंट ये है। अब यहाँ मॉड्यूल 3 में डीडीएल डीएमएल, एक तरह से क्वेरी को हमने क्लासिफाइड किया है, जैसे डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्ट क्वेरी लैंग्वेज। तो ये क्या है, एक तरह से क्वेरी जो है उसको बेसिकली हमने कैटेगराइज है, तो क्लासिफिकेशन है। तो डीडीएल में कौन सा आएगा, डीएमएल के अंडर कौन सा आएगा, टीसीएल के अंडर कौन सा होगा आएगा। तो इसका एक स्पेसिफिक रीजन है एक तरह से। जैसे डीडीएल है तो जो भी हमारा जो जैसे टेबल हो गया, डेटाबेस हो गया, तो यानी उसका हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो डीडीएल के अंडर आ गया। डीएमएल का मतलब कि केवल हम रिकॉर्ड पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए डीएमएल। ओके। अगर टीसीएल का मतलब कि हमारे ट्रांजेक्शन पे, तो इस तरह से जब पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल्स समझ में आएगी। तो बेसिकली यही है कि एक तरह से जो क्वेरी है हमारा उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, इसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड आता है। जैसे व्हाट इज डीडीएल, क्या है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, डीएमएल, ये तो सेलेक्ट, इंसर्ट, ये बेसिक सारी चीजें हैं करने के लिए इसमें। नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, जो हम टी एसक्यूएल बोल रहे थे ना, उसमें प्रोग्रामिंग आता है। तो मॉड्यूल 4 में पूरा प्रोग्रामिंग ही कवर है, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शन, जैसे हम वीवीएम पढ़ते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर कौन कौन सा आता है, तो वैसे एसक्यूएल में भी हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है, यानी स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, उसके थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन हो गया, डेट फंक्शन हो गया, एसक्यूएल सर्वर कन्वर्जन फंक्शन हो गया, यानी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे एडवांस फंक्शन कुछ है, जो क्लॉज हो गया, इफ एल्स केस, फाइल, कॉस्ट, रैंकिंग, मर्ज, पिवट, एरर हैंडलिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक तरह से टीएसक्यूएल है प्रोग्रामिंग का।
उसके ओके। बाद हमारा आता है सब क्वेरी एंड ज्वाइन। तो बेसिकली सब क्वेरी होता क्या है, जैसे कि हमारा ज्वाइन है तो हम कुछ ऐसे टास्क जो सिंपल होता है हम सब क्वेरी के भी, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी रखना। सब क्वेरी का मतलब ये हुआ, जैसे हमने क्वेरी बना दिया, अब उस हम्म। क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी बना दिया और उस क्वेरी के बीच से जो रिजल्ट आ रहा है तो हमारा सेकेंड फर्स्ट वाला क्वेरी रन हो रहा है, तो ये हमारा सब क्वेरी ओके। हो गया। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज ज्वाइन। तो इसके बाद इसी में जैसे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, कैडेशियन ज्वाइन, तो ये सब सब क्वेरी एंड ज्वाइन, यानी दोनों मेरा इसी में ही मर्ज है, इसमें दोनों हैंडलिंग कर लेंगे, सब क्वेरी और ज्वाइन का। तो इसमें दोनों पार्टी में रख दिया ज्वाइनिंग का भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल 6 व्यू एंड सिटी। अब यहाँ पे व्यू का थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रोल है। अब होता क्या है, व्यू एक तरह से वर्चुअल टेबल होता है, एक तरह से टेम्प्रोरी बेस नहीं होता। जैसे मान लो कि ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं, वहां पे हमें कुछ जिसे हमने क्या किया, एक तरह से कुछ व्यू बनाया टेबल का, यानी जितना उनको डेटा का रिक्वायरमेंट था देखने के लिए, ओके। यानी किसी डिपार्टमेंट को उतना ही हमने क्या किया, व्यू बना दिया, तो उतना ही क्या करेगा, सिक्योरिटी लेवल उतना ही रहेगा, यानी वो केवल रन करा सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम इस तरह से व्यू बना के, जैसे जिसको जितना, जिस डिपार्टमेंट को जितना जरूरत है डेटा को, बस उतना ही दे देते हैं एक व्यू बना के। और सीटीई क्या होता है, कॉमन टेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये भी एक तरह से कमांड है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है तो वहां पे हम सीटीई का यूज करते हैं। जैसे कि ये क्या करता है, एक क्वेरी का रिजल्ट होल्ड करता है और दूसरे क्वेरी में रिजल्ट को यूज किया जा सकता है। एक तरह से नेस्टेड की तरह हम होल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी के और दूसरे क्वेरी में यूज किया जा सकता है। तो इसमें जैसे व्यू हो गया, टेम्प टेबल हो गया, टेम्प वेरिएबल हो गया, डेराइव टेबल हो गया, सीटी हो गया, सिंपल केस स्टडी हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेरी होता है तो उसमें हम सीटी यूज करते हैं। व्यू का मतलब कि यानी किसी को डेटा जितना रिक्वायरमेंट उतना ही देना है तो हम व्यू बना के उसको दे देते हैं, बस यूज करने के लिए। तो ये मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 7 में क्या है, इंडेक्स एंड सिक्योरिटी। अब जैसे मान लो कि हमने क्वेरी तो लिख दिया, जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि ये मुझे इस तरह से डेटा चाहिए, इसमें से डेटा ये निकालना है। तो होता क्या है कि हमने क्वेरी लिख दिया, लेकिन क्वेरी कितना फास्ट चल रहा है, जैसे कि बहुत स्लो चल रहा है, परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, यानी परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत एकदम ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो उस केस में हमें जब भी हम क्वेरी लिखते हैं तो इंडेक्सिंग का भी हमें देखना पड़ता है। इंडेक्स कि जब भी हम डेटाबेस का डिजाइन करते हैं तो इंडेक्सिंग का भी हमें देखना पड़ता है। इंडेक्सिंग से क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग। और सिक्योरिटी यहाँ सिक्योरिटी काइंड, सिक्योरिटी वही जो जैसे हमने एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ देखा जाए तो जैसे क्वेरी लिखते हैं तो उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। मॉड्यूलेट यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन का अपना खुद का ओन फंक्शन बना सकते हैं, और जो भी क्वेरी है उसके अंडर हम रख सकते हैं। तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, जैसे स्केलर टेबल वैल्यू, इनर टेबल वैल्यू, ये टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसके बाद देखेंगे। फिर से स्टोर प्रोसीजर है। तो स्टोर प्रोसीजर क्या है, एक तरह से हमने जो वीबी में हम लिखते हैं ना सब प्रोसीजर, तो प्रोग्रामिंग, तो उसमें जितने भी क्वेरी है उसके एक प्रोसीजर के अंडर आप रख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लेवल तक हम कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टोर प्रोसीजर। फिर से मॉड्यूल 10 क्या है, कर्सर है। तो कर्सर क्या होता है कि रो लेवल तक हम उसको, एक एक रो तक हम ट्रेवेस कर सकते हैं, यानी एक एक रो को हम चेक कर सकते हैं, जैसे लूपिंग चलाते हैं ना, तो वैसे सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे भी है कर्सर। फिर से ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या है, इवेंट है। जैसे मान लो हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो दूसरा क्वेरी रन हो जाए, जैसे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो जो भी क्वेरी हमने उस पे इवेंट पे लगा दे तो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो जैसे इवेंट, जब भी कोई एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो तो उस एक्शन की हमारा इवेंट दूसरा क्वेरी भी रन हो सकता है, उसको कर सकते हैं। तो वही है, जैसे कि टाइप ऑफ व्यू सिस्टम यूज है, सारी चीजें। और भी, और ये प्रोजेक्ट है। तो ये प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने वर्क किया था तो उसमें 2-3 प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पे मैंने वही वाला प्रोजेक्ट है।
तो इसके अलावा मैं और भी प्रोजेक्ट में चेक कर रहा हूँ, चार और मिल जाए तो उसमें देख लेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो वरुण, हमने यहाँ पे बस ये डिस्कस किया कि क्या क्या कवर करना था, तो बस ये कोर्स कंटेंट में देखा एसक्यूएल सर्वर का, बाकी और कुछ हमने डिस्कस नहीं किया। ये मैं शेयर कर दूंगा जो चीज़ें हैं, एक वन ड्राइव बना के, और उसमें सारी चीज़ें मैं रख दूंगा जो भी मुझे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एसक्यूएल सर्वर पहले सेटअप कैसे करते हैं उस चीज़ पे। तो मैंने तो ऑलरेडी सेटअप कर चुका है, मैं बता दे रहा हूँ स्टेप्स कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं लिखता हूँ एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, तो इसको सेटअप के लिए मैं स्टेप बता दे रहा हूँ क्या है। ये ओपन कर, स्टेप 1 में हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गूगल पे मैं ये कवर कर रहा हूँ कि एसक्यूएल सर्वर को सेटअप क्या करना है। तो जैसे कि हमें 2019 अभी चल रहा है लेटेस्ट वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ से, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर, जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे 17 हो या 16 हो या 2019 हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी है। यहाँ पे 2019 कर दे रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे विंडो ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। तो यहाँ पे हमें कौन सा डाउनलोड करना है, ये वाला एसक्यूएल सर्वर 2019 डेवलपर फुल फीचर एंड एडिशन लाइसेंस यूजर। या तो मेरे पास है, लेकिन फिर भी वो डाउनलोड करेगा, मेरे पास लिंक है 2019 का, या तो उसी में मैं रख दूंगा, या तो ये बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ से डाउनलोड थोड़ा सा करोगे तो एक मिनट में डाउनलोड होगा। जब तो उसका लिंक चला जाएगा उसके बाद से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सारी कुछ नहीं है। जैसे डाउनलोड नाउ करूंगा तो ये अभी तुरंत हो जाएगा। हो गया। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, exe फाइल है, तब उसके बाद से यहाँ पे गए, ये डाउनलोड कर लिया, यस। तो यहाँ पे विंडो ओपन होगा, उसमें मैं स्टेप बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे मैंने वो क्लिक किया तो उसके बाद से ऐसे आ रहा है एसक्यूएल सर्वर 2019। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक बेसिक, एक कस्टम है, डाउनलोड मीडिया है। तो हमें डाउनलोड करना है तो थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, डाउनलोड मीडिया, यहाँ पे। और उसके बाद से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा पूरा सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे आएगा डाउनलोड होने के बाद। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो ये डाउनलोड, या तो मैं आपको शेयर ही कर दूंगा डाउनलोड वाला, क्योंकि टाइम लगेगा। तो मैंने इसको रख रखा हूँ, ये वाला है मेरे पास डाउनलोड का एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर। ये डेवलपमेंट वाला कितना है, 5808। मिनट में देखता हूँ डाउनलोड। ये वाला है। तो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो रखा है ना, मैं उसी में वन ड्राइव बना के कर दूंगा। तो बस स्टेप मैं बता दे रहा हूँ, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सॉफ्टवेयर दूंगा, बस इस पर डबल क्लिक करना है एसक्यूएल सर्वर 2019 पे। तो इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो या तो मैं आपके सिस्टम शेयर करके मैं करा दूंगा जब जरूरत होगा, या तो अपने हैंड से थोड़ा सा ट्राई करना। उससे कुछ भी नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और
मुकेश, मैंने भी देखा, बस हम दोनों ये कॉल पे मैंने किया हम्म, हुआ ये वाला, किया हुआ ये हो डाउनलोड। गया ऑलरेडी है हाँ सिस्टम में। जी, हाँ जी। ठीक है, तो कोई राइट। दिक्कत नहीं, ओके ओके, गुड। तब हमें सेटअप वाला कोई बात तब नहीं करना है, तो नेक्स्ट चलते हैं, जब होगा तो मैं करा दूंगा, इतना ज़्यादा कोई नहीं है। श्योर श्योर। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, अब हम जैसे दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये एसक्यूएल सर्वर 2019 और एक एसएसएमएस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैंने अभी जो ओपन किया हो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको मैंने क्लिक किया तो ये वाला विंडो ओपन हुआ। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वाला थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद से ये जितने हैं कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल 2 करेंगे। इसमें जो कवर हमें करना है वाई एसक्यूएल, व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके चलते हैं। तो वाई एसक्यूएल यहाँ पे देखते हैं रीजन क्या है एसक्यूएल पढ़ने के लिए। सबसे पहला रीजन ये है कि ये स्टोर करता है टू स्टोर द ह्यूज डेटा। अब बेसिकली होता है क्या, जैसे हम एक्सेल पे स्टोरेज करना चाहे तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ज़्यादा हम एक तरह से स्टोर नहीं कर सकते डेटा, ह्यूज डेटा। इसकी जो कैपेसिटी है 10 लाख तक ही है, तो ये नहीं कर सकते। यानी स्टोरेज के प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो हमारा डेटाबेस पे ही जाना है, जहाँ पे लार्ज डेटा हमें स्टोर करना होता है तो हमें डेटाबेस ही चूज करना पड़ता है। तो पहला रीजन ये है कि स्टोरेज, स्टोर द ह्यूज डेटा, जो एसक्यूएल सर्वर है ह्यूज डेटा स्टोर करता है, मिलियंस मिलियंस बिलियंस में डेटा स्टोर हो जाती है। टू मैनेज एज ए कस्टमाइज मैनर, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं कस्टमाइज मैनेज। और सिक्योरिटी, अब डेटा में सिक्योरिटी भी रहता है, क्योंकि बिना वो जो भी हम डेटा सर्वर पे रहता है तो सारे सिक्योर रहता है। फिर से इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा कांस्टेंट, यानी रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने कांस्टेंट देखा था प्राइमरी की, ये सारी चीज़ें एक तरह से सिक्योर रूल्स वैलिडेशन भी होता है उसमें। इट्स रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस, यानी कहने का मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा एक लार्ज डेटा है उसको हम ब्रेक करके अलग अलग टेबल में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस, यानी उसके बाद से जब निकालना हो डेटा वहाँ से, तो फिर से हम ज्वाइनिंग के थ्रू जितने भी टेबल में है डेटा, उसमें ज्वाइनिंग के थ्रू हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, इससे क्या होता है परफॉर्मेंस हमारे बढ़ जाते हैं। ये क्लियर है ना रीजन? हम्म। और ये तो बस ये केवल एसक्यूएल का ही है। अभी चला जाए थोड़ा सा, अभी आज के जो मॉडर्न एरा में जो चल रहा है, अभी क्या क्या यूज है। तो यहाँ पे पहला तो देखा जाए तो जो भी बिग डेटा इंजीनियर है वहाँ पे एक हाइव होता है प्लेटफॉर्म, जो कि सेम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू ही यूज किया जा सकता है कमांड हाइव। हाइव एक क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और आपको एसक्यूएल आता है तो वहाँ पे भी डेटा लार्ज डेटा सेट पे आप हाइव हाइव पे क्वेरी लिख सकते हैं, यानी जो भी आप एसक्यूएल यहाँ पे कर रहे हो। तो ये क्या होता है, बिग डेटा जो इंजीनियर है उसमें भी काम आ जाएगा, यानी डेटा साइंस में भी। दूसरा ये होता है कि जो भी बैकएंड हमारा फ्रंट एंड जो होता है वेबसाइट होता है, तो बैकएंड में जो भी हमारा चलता है वो सारे एसक्यूएल क्वेरी कमांड के थ्रू चलता है। बैकएंड डेवलपर, जैसे इसको बैकएंड डेवलपर करते हैं, अभी तो फुल स्टैक डेवलपर लेते हैं, लेकिन जो बैकएंड डेवलपर का भी ये होगा, यानी एसक्यूएल की कमांड हमें चलाना पड़ता है कि जैसे फॉर्म पे जो डेटा है वो स्टोर हो तो कौन सा कमांड चलेगा, इंसर्ट इनटू कमांड चलेगा तो स्टोर होगा डेटाबेस में। यदि डेटाबेस से फिर से वेबसाइट से कोई पुल कर रहा है तो वहां से फिर से कमांड चलेगा एसक्यूएल का, तो वो फेच करके देगा क्वेरी के थ्रू। तो बैकएंड डेवलपर के फॉर्म में भी कर सकते। तो अभी देखा जाए तो कोई भी है डेटा एनालिसिस में भी बहुत सारे वर्क होता है, कई बार क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ही होता है हमारे पास ये डेटा है उसमें से कुछ एनालिसिस इंसाइट करके दो।
तो उसके लिए भी हमारा डेटा एनालिसिस का भी होता है। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, तो ये सारी चीजें रीजन है। एक बार कोई भी भाई मतलब इतना बड़ा पावर बैंक? हाँ 10,000 mAh का। हेलो, म्यूट तो म्यूट कर कितने लेना। लग रही है? तो ये है, अभी बहुत सारे एंड नंबर ऑफ है, अभी तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हर हर जगह एसक्यूएल का है। किसी भी एक तरह से देखा जाए रोल में एसक्यूएल का भी कंट्रीब्यूशन है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, व्हाट इज एसक्यूएल? तो अभी हमने उसी का देखा था। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या है? एक तरह से सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, और जो कि हेल्प करता है, स्टोर करता है डेटा को, और रिट्रीव हम कर सकते हैं एक क्वेरी के यूज करके। एक तरह से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और स्कोप ऑफ एसक्यूएल का देखा जाए तो एसक्यूएल डेवलपर जो सारी चीज़ें क्वेरी वरी जो भी एक तरह से प्रोजेक्ट मिलता है तो क्वेरी पे ही वर्क करना पड़ता है। फिर से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, तो ये डिफरेंट होता है। ये बेसिकली क्या करता है, मैनेज करता है किसी को, जैसे कि राइट्स देना, जैसे मान लो किसी को राइट दे देना कि वही बंदा यूज कर सकता है, यानी किसी को एक्सेस देना कि ये वाला टेबल आप यूज करोगे। तो एक तरह से मैनेज करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका रोल होता है। एसक्यूएल डेवलपर का जो होता है मेन काम, वो क्वेरी कमांड वमांड चलाना, जितना क्वेरी क्वेरी पे ही बेसिकली करना, मेन क्वेरी पे ही। फिर से वेब डेवलपमेंट में ही कई बार होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया तो दोनों वर्क करना पड़ता है, फ्रंट एंड और बैक एंड का भी, तो इसके का काम आता है। वीबी डेवलपर में भी डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल का भी बहुत सारी यूज होता है, डेटा को फेच करना है एसक्यूएल से। रिपोर्टिंग एनालिस्ट हो गया, फिर से आरपीए हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, बिग डेटा हडूप इंजीनियर हो गया। यानी कोई भी जो भी एनालिटिक्स वाला जितने भी हमारा डेजिनेशन है, सब में एसक्यूएल का ही है। यदि हिस्ट्री देखा जाए तो ये 1989 से स्टार्ट हुआ था, और इसके बाद इसका कुछ नाम पड़ा, जैसे ओरिजिनली रिलीज इन 1989 एज ए वर्जन 1.0 by Microsoft in conjunction with Cbase. SQL Server and its early version were very similar as Cbase. However, the Microsoft Cbase partnership dissolved in the early 1990s, and Microsoft retained the right to the SQL Server trade name. Since then, Microsoft has released 2000 ये सारी वर्जन है जो SQL सर्वर का रिलीज होता गया। उसके बाद ये 1990 से स्टार्ट हुआ था, विच फीचर मोर एडवांस एंड ऑप्शनल। तो हमेशा कुछ ना कुछ रिलीज होता ही रहता, जैसे 2019 रिलीज हो गया, इससे पहले 2018, 2017, इस तरीके से एक साल 2 साल में ये नया नया फीचर एक तरह से अपडेट होता रहता, इन्हेंसमेंट होता रहता। अब डेटाबेस टर्मिनोलॉजी क्या है तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे टी एसक्यूएल का शॉर्ट फॉर ट्रांजैक्ट एसक्यूएल एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। टी एसक्यूएल ट्रांजैक्ट एसक्यूएल इज ए सेट ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन to SQL from CBase and Microsoft that add the several features and including the transaction control, exceptional and error handling, रो प्रोसेसिंग एंड डिक्लेयर द वेरिएबल। तो बेसिकली देखा जाए टी एसक्यूएल होता क्या है, एक तरह से प्रोग्रामिंग है एसक्यूएल में, जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसमें एरर हैंडलिंग आती है, कुछ ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो प्रोग्रामिंग यानी कॉन्सेप्ट हम उसमें यूज कर सकते हैं टी एसक्यूएल। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज द प्लेस और एरिया वेयर वी कैन स्टोर और डेटा। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ऐसे जैसे डीबीएमएस हो गया, जो मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ। डीबीएमएस हो गया, तो डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या हो गया, एक फ्लैट फाइल हो गया, जैसे मान लो नोटपैड हो गया, ये जो फाइल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि केवल जैसे हमारा एक्सेल हो गया, एक फाइल है, तो हम सीट वाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते, वो अलग ही उसका इंडिपेंडेंट रोल होगा, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखा जाए डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS is the software set of the program which are used to provide the systematic and organized way of storing, managing and retrieving from a collection of logically related information. In the DBMS, data usually stored in the format of the file, यानी फाइल के फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल
और पाइथन IMS। तो एक तरह से इसमें जैसे हमारा नोटपैड फाइल है, तो एज ए हम ट्रीट कह सकते हैं कि ये हमारा DBMS फाइल है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। यानी 10 नोटपैड फाइल में हमने टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दिया, तो एक तरह से फ्लैट फाइल की तरह स्टोर होता है डेटा, यानी उसमें हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है। तो ये हमारा DBMS हो गया, यानी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी किसी एक डेटा को दूसरे डेटा में हम कनेक्ट नहीं कर सकते। वही हम RDBMS में आते हैं। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। One line definition: RDBMS is DBMS plus referral integrity। तो ये DBMS तो ऑलरेडी था, फाइल है ये, अब रेफरल इंटीग्रिटी प्लस कर देंगे तो ये RDBMS का एक तरह से बन जाएगा यहाँ पर। Actually RDBMS is just DBMS, and RDBMS can do whatever DBMS like storing, managing, retrieving data from the database, but on top all these things RDBMS provide the relationship integrity। तो जो भी DBMS करता है तो वो तो कर सकता है, RDBMS में भी होगा, लेकिन इसके अलावा ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और रिलेशनशिप भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मीनिंग डेटा इन RDBMS विल बी स्टोर इन टेबल and the relationship among the data are also stored in table, not in GN flat file, and this makes the data easier to find and faster to search। And relationship database management system is a database management system that is based on the relationship model। तो इसमें ये कह रहा है कि जो RDBMS है जैसे स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत फास्टर वे में वर्क करेगा, यानी परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाएगी RDBMS के यूज करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस करंटली इन यूज आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप डेटाबेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, एक्सेस हो गया, DBT हो गया, MySQL हो गया, पोस्टग्रेस हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये हमारा रिलेशनशिप डेटाबेस एक तरह से एग्जाम्पल है डेटाबेस का। तो ये DBMS और RDBMS यहाँ पे डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस है DBMS और RDBMS में। Main difference between the DBMS and RDBMS is can establish the relationship between the table in RDBMS using the normalization, and in case of the DBMS we cannot establish the relationship between table। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि DBMS में हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं टेबल के बीच में, RDBMS में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ जैसे कि हमारे पास डेटा आ रहा है क्लाइंट से और बोल रहा है कि डिजाइन करना हमें, जैसे कि बैकएंड में हमें डिजाइन करना है टेबल का। तो होता क्या है कि जैसे कि जैसे एम्प्लॉय डिटेल है, यानी हम उसको डेटा को हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल में इंफॉर्मेशन के बेस पे हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरा पूरा डिटेल है, जैसे कोई एम्प्लॉय का ही लेते हैं एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉय का है तो उसका क्या रहेगा, एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा, एक उसका सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, एक तो उसका एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हम एक ही टेबल में हम स्टोर करते हैं तो क्या होता है, रिपीट होती है इंफॉर्मेशन को, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो केवल एक होगा ना, यूनिक होगा, लेकिन उस एम्प्लॉय आईडी को हम जिस एड्रेस के साथ ही सब कुछ एक बार स्टोर करते हैं तो क्या होगा कि मान लो 2-3 जगह एड्रेस होगा तो हमारा एम्प्लॉय आईडी भी 2-3 बार रिपीट होगा। वैसे मान लो कि सैलरी जितनी बार आ रही है उतनी बार हम मैनेज करते हैं, तो उसके बाद से हमारा और भी एक तरह से रिपीटेशन होगा एम्प्लॉय आईडी का, चाहे आपका नेम हो गया। तो ये होगा कि रिपीटेशन होगा तो हमारा ज़्यादा डेटा एक तरह से ह्यूज डेटा हो जाएगा, तब परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, इशू आएगा। तो यहाँ पे इसी का ही रोल आता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, उसको नॉर्मलाइज करता है। इसका एक रूल होता है ये कि कोई भी जब भी हम स्टोर करें टेबल में तो वो रिपीट ना हो कोई भी इंफॉर्मेशन, इससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस इशू आती है। तो नॉर्मलाइजेशन हमें हेल्प करता है कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको एक तरह से इंफॉर्मेशन रिपीट ना हो और एक तरह से इजी वे में हम स्टोर कर दें। इसीलिए टेबल में इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट टेबल में हम स्टोर कर सकते हैं। यानी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है पर्सनल टेबल हो गया, सैलरी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है सैलरी वाले टेबल में चला गया, एड्रेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है एड्रेस पे चला गया। तो इस तरीके से हम 3 टेबल में स्टोर कर दिए, तो ऐसे क्या हुआ, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ गया और उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया। तो इस तरह से हमें डेटा स्टोर करना, यानी डेटा स्टोर करने का एक तरह से रूल्स है कि हमें डेटा जब भी हम टेबल डिजाइन करें तो हम इसको रूल्स को फॉलो करें जिससे हमारा इंफॉर्मेशन हो
रिपीट ना हो मल्टीपल टाइम। ठीक है। फिर से यहाँ पे RDBMS follow the relationship data model where DBMS can follow even the network hierarchical and other data model. DBMS support to the single user only, but where RDBMS support to the multiple user. वही है, जब फ्लैट फाइल जो भी कोई भी फाइल हो तो केवल सिंगल यूजर ही वर्क कर सकता है, जबकि RDBMS में मल्टीपल यूजर सपोर्ट करता है, जैसे डेटाबेस होता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो होता क्या, जो भी एंट्री टाइप है वो सारे RDBMS में ही जाता है। जैसे मान लो कि IRCTC है तो वो भी RDBMS डेटा में ही स्टोर होता है, जितने भी हमारा टिकट टुकट निकालते हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट होता है एप्लीकेशन से सेम टाइम पे, एक सेकेंड में, मिली सेकेंड में। DBMS स्टोर द डेटा एज ए फाइल इंटरनली, RDBMS स्टोर डेटा इन टेबल इंटरनली। ये फाइल के फॉर्म में स्टोर करता है इंटरनली, और RDBMS सिस्टम क्या करता है, टेबल के फॉर्म में करता है। DBMS सपोर्ट द 3 रूल्स एंड RDBMS सपोर्ट द मिनिमम 6 रूल। तो इनका भी कुछ रूल्स होता है, तो वो रूल्स के हिसाब से हमें स्टोर करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हो गया एसक्यूएल सर्वर कंपोनेंट। तो बेसिकली हमें ये कंपोनेंट में बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। वैसे पहले क्या होता था कि जो भी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते थे तो इसमें और भी इन्होंने वो दिया, एक तरह से फैसिलिटी दिए थे। जैसे कि एक तो हमारा एसक्यूएल सर्वर है तो वो क्या हो गया, डेटाबेस इंजन हो गया। तो इसका कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर का कंपोनेंट क्या है। द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज मेड ऑफ द 4 प्राइमरी कंपोनेंट। तो एक हो गया डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन का मतलब कोड, जहाँ पे हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखना है, यानी जो एसक्यूएल डेवलपर वर्क करता है। तो एक हो गया डेटाबेस इंजन। सेकेंड हो गया एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज। तो ये बेसिकली क्या होता था, जैसे कि एसएसएस इज द डेटा एनालिसिस कंपोनेंट ऑफ द एसक्यूएल सर्वर। तो जो भी हमारा जैसे डेटा वेयर हाउस है, वहां से हमें डेटा को फेच करना, यानी डेटा वेयर हाउस में 3D में, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, 3D में होता है, 3D के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो ये कंपेटेबल नहीं होता, जैसे एसक्यूएल से डेटा फिर से हमें डेटा वेयर हाउस में स्टोर करना, तो इसमें डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसके बीच एक तरह से ब्रिज का काम करता था, एक कंपोनेंट था एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। वहां से भी जब भी डेटा लेना हो तो एसएसएस के थ्रू हम डेटा को ले सकते हैं, यानी हम एनालाइज कर सकते हैं एसएसएस यूज करके। एक तरह से एनालिसिस काइंड ऑफ कंपोनेंट है। तो बेसिकली ये आजकल यूज नहीं हो रहा, ये तो बस पहले वाला था। बस मेन हमारा फोकस है डेटाबेस इंजन का। तो इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास टूल आ गए, जैसे मान लो कि पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया, ये सारे एक तरह से मॉडर्न एरा का टूल है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यानी पहले था, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस, इससे क्या होता है कि हम रिपोर्टिंग बना सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, यानी रिपोर्टिंग प्रोस्पेक्टिव एक तरह से ये कंपोनेंट था। जैसे हम पावर बीआई के थ्रू रिपोर्ट बनाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ। जैसे accessories the component SQL server that provide the reporting in your database and operating system। तो ये सारे चीज कंपोनेंट कब आएगा, जो हमारा फुल वर्जन वाला होगा ना, जो भी हमारा एक तरह से पेड लाइसेंस वाला होगा, उसके उसी पे ही ये सारी चीजें कंपोनेंट जब लेंगे। तो यदि हमें लगता है कि ये सारे कंपोनेंट चाहिए तो उसी में आता है, इसी के साथ आता है जब इंस्टॉल करते हैं। एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज, तो इससे क्या होता है, ईटीएल का काम कर, जैसे एसक्यूएल सर्वर दैट डज द एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ईटीएल प्रोसेस क्लीनअप। तो ये ईटीएल का मतलब कि एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, यानी लेके जाए। जैसे कि ओरेकल है, ओरेकल का कुछ अलग है एक तरह से स्ट्रक्चर, तो वहां से हम डेटा को फेच कर सकते हैं एसएसआईएस के थ्रू, और एसक्यूएल सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। यानी एसक्यूएल सर्वर का डेटा हम ओरेकल में ला दे सकते हैं, यानी DB2 में दे सकते हैं। जो भी अदर डेटाबेस है उसमें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ईटीएल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो यही कह रहा है। अच्छा, ये चारों वही जो ये है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS, इस उसमें ये चारों कवर होते हैं, करेक्ट? हाँ, लेकिन इसके एक आता है जैसे 2008 R2 था। इससे पहले क्या होता था, एसक्यूएल सर्वर जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो ये भी आपको फीचर चाहिए तो आप ले सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, बहुत सारी कंपनियां पहले से ही लाइसेंस यानी कॉस्ट पे कर रही है, वो तो बस उन्हीं के पास होगा।
ये जैसे SSRS, क्योंकि पहले देखा जाए 5 ईयर्स पहले इसका ज़्यादा स्कोप था। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास नया-नया टूल आ गया, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पावर अच्छा। बीआई टैबल्यू है, तो मार्केट में ज़्यादा इसका हो गया, तो बस अब हमें ज़रूरत क्या है कि एसक्यूएल क्वेरी का, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी तो हमारा हर किसी में हो रहा है, तो ये उसी का ही सारे वर्क हो जाता है। जैसे पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया, ये जितने हैं ना उसका रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हो। ओके। तो ये अलग अलग कंपोनेंट बना रखा था कि डेटा वेयर हाउस से डेटा को एनालिसिस करना है तो एसएसएस यूज करो, और मान लो कि रिपोर्टिंग करना है, जैसे चार्ट वोट बनाना है और डैशबोर्ड बनाना है, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना है, तो ये एसएसआरएस यूज करो। मान लो एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, ईटीएल करना, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, तो ये वाला यूज करो। अब सारे काम तो हमारा एक ही, जैसे जो भी हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जैसे पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया, सबका रिप्लेसमेंट मान के चलो वही है, तो उससे हम ईटीएल कर सकते हैं, यानी 100+ डेटाबेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये उसका काम हो गया फर्स्ट। ये वाला रिप्लेसमेंट हो गया। इसका रिपोर्टिंग है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टिंग है, कस्टमाइज वे में कर सकते हैं, टेक्स्ट क्वेरी लगा सकते हैं, डेटा विजुलाइजेशन कर सकते हैं, एनालिसिस करना तो भी कर सकते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह से बोल सकते हैं आउट ऑफ डेटेड है मार्केट से, बस एक ओवरव्यू दे रहा था ये जब इस बार से। ओके। अब इसमें एप्लीकेशन टाइप बैक एंड फ्रंट एंड वही है। बैक एंड में हमें जैसे DB2 एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल हो गया, माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारा बैकएंड में हो जाता है। और फ्रंट एंड में क्या हो गया, पाइथन के थ्रू हम एप्लीकेशन बनाते हैं, पाइथन, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है वो हमारा फ्रंट एंड हो गया। तो ये थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी था, मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो ये हमारा था ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल वे में। इसमें कोई क्वेश्चन है? अभी कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या था, ये यहाँ तक कंपोनेंट हो गया, डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, इंपोर्ट एक्सेल टू एसक्यूएल, इंपोर्ट एसक्यूएल टू एक्सेल, इंपोर्ट एमएस एक्सेस, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में देख लेते हैं जो हो गया। यस, इंपोर्ट एक्सेल टू एसक्यूएल। अब जैसे हमारे पास कोई डेटा है फोल्डर में, यहाँ पे जैसे ये वाला डेटा है हमारे पास, एक्सेल फाइल में हमारे पास डेटा है। अब इसको हमें क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर में लेके जाना है। ये हमारे पास डेटा है, यहाँ पे पहले इस वाला फर्स्ट वाला टैब पे बात करते हैं। इस डेटा को हमें एसक्यूएल में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, तो ये वाला देखते हैं, यानी हम इंपोर्ट डेटा फ्रॉम द एक्सेल फाइल यानी एसक्यूएल सर्वर में, तो ये वाला देखते हैं। तो ये हमारे पास है, ये फर्स्ट वाला सीट में डेटा नाम से है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एसक्यूएल सर्वर ओपन है ये सब चीज़ें एक तरह से सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है तो हर किसी सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी होती है। जैसे हमें नॉर्मल एक्सेल भी ओपन करें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ये है, तो ये तो हम लर्न करते करते सारी चीज़ें हमें कमांड आ जाएगा, तो इसको हमें ओवरव्यू देने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे उसके हिसाब से हम देखते रहेंगे। तो अभी ये हम देखते हैं कि कैसे हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया, यहाँ पे डेटाबेस इंजन, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे सर्वर नेम है, जैसे हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से कनेक्शन, तो सर्वर नेम, तो ये हमारा क्या है, लोकली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई सर्वर है हमारा, कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे सर्वर है, तो वो सर्वर वो नेम देंगे जैसे फेच करने के लिए डेटा, तो वो सर्वर का नेम देंगे और क्रेडेंशियल देंगे उसके करस्पॉन्डिंग। जैसे अभी मेरा विंडो ऑथेंटिकेशन है, तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो सर्वर का नेम देंगे और उसके अकॉर्डिंगली लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देंगे। तो जैसे आप कनेक्ट करोगे तो जो सर्वर पे जो डेटा है वो सारे चीज़ें जो भी डेटा का वो उन्होंने एक्सेस दे रखा है, वो सारी चीज़ें अपने सिस्टम पे देख सकते हैं।
तो इसका हम देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से भी मैं कनेक्ट करूंगा कि कैसे होता है, तो उसके हिसाब से अभी फिलहाल के लिए हम लोकली कनेक्ट करते हैं। तो सर्वर टाइप क्या है, डेटाबेस इंजन यहाँ पे, जो कि अभी हमने देखा था कंपोनेंट क्या क्या था, तो डेटाबेस इंजन पे कर रहे हैं 4। सेकेंड है सर्वर नेम, सर्वर नेम ये लोकली मेरा कनेक्ट है, यदि यहाँ पे हम लोकल होस्ट भी कर सकते हैं या तो नाम दे सकते हैं, या तो हम इसको हटा के यानी लोकल, यानी यहाँ पे आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, यदि मैं डॉट देता हूँ इसके बाद से मैं कनेक्ट करता हूँ। ड्राइव से भी कनेक्ट हो जाएगा ये क्या? अगर एक वो ड्राइव हो, अगर एक आप शेयर ड्राइव हो अगर आपकी एक, तो उससे भी हो जाएगा ये कनेक्ट? नहीं, शेयर ड्राइव से नहीं होगा, ये एसक्यूएल सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल होगा ना, अब मेरे सिस्टम पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है, तो इसका मतलब मेरा जो सिस्टम है ये लोकली ट्रीट कर रहा है, यानी क्योंकि ये हमारा लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल है। यही एसक्यूएल सर्वर हमारा कोई क्लाउड पे इंस्टॉल हो, कोई सर्वर पे इंस्टॉल हो, तो वहाँ पे एक तरह से सर्वर होगा, यानी उसका नेम होगा। तो मेरा लोकल पे इंस्टॉल है, तो लोकल का क्या होगा, ये हमारा नेम है, इसे मैंने इंस्टॉल किया तो इस नाम के इंस्टेंस से ये इंस्टॉल होगा, तो ये नाम है, तो ये लोकली कनेक्ट हो रहा है। अब जैसे सर्वर पे होगा तो सर्वर का नाम होगा, सर्वर नेम, तो ये हमारा लोकली इंस्टॉल है ये एसक्यूएल सर्वर, तो ये लोकली एज ए सर्वर की तरह वर्क कर रहा है। तो एक तरह से नेम है, जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एसक्यूएल सर्वर का नेम है, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ, ऐसे तो कनेक्ट हो जा रहा है, कभी कभी हम डॉट करेंगे तो भी हो जाएगा और आईपी एड्रेस से भी हो जाएगा। तो एक बार इससे कनेक्ट कर सकते हैं, विंडो ऑथेंटिकेशन नेट कनेक्ट। कई बार इश्यू कर देता है, देखते हैं क्या ज़्यादा। यहाँ पे आईपी एड्रेस भी कर सकते हैं, लोकल होस्ट भी लिख के कर सकते हैं, इसमें कुछ इशू कर रहा है तो बेटर ये रहेगा इसी से कर लेते हैं। तो आईपी एड्रेस भी करते हैं तो हो जाता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम करे कोई नहीं। तो मेन नेम से ही मोस्टली प्रेफरेंस है कि जो भी नेम है इसका उसी से कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पे सर्वर नेम हो गया, ऑथेंटिकेशन बिंदु ऑथेंटिकेशन हो गया, और इसके बाद से एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जैसे हमने इंस्टॉल किया एसक्यूएल सर्वर, वहाँ पे हमने यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड दिया होगा, वो पासवर्ड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम बिंदु ऑथेंटिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने लॉगिन किया अपना सिस्टम, तो उसी से ही उसी का क्रेडेंशियल ले लेता है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया। अरे सॉरी, जैसे शेयर पॉइंट से कोई एक्सेल फाइल लेनी होती तो वो नहीं हो पाएगा क्या? करेक्ट, शेयर पॉइंट से एक्सेल फाइल लेनी है तो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट से तो हम ले सकते हैं, वहाँ पे होता है ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। अच्छा, पहले फिर उसको एक्सेल पे सिस्टम पे डाउनलोड करें, फिर इससे एसक्यूएल पे लेके आए यहाँ पे। वो मैं बता रहा हूँ किससे आगे क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि एसक्यूएल में हमें डेटा को लेके आना है, नहीं हमारे पास जो फाइल डेटा जो है एक्सेल के फॉर्म में है। अब मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एसक्यूएल के डेटाबेस में लेके आना है, तो डेटाबेस में यहाँ पे कर सकते हैं, यानी दो डेटाबेस है, एक माई डेटाबेस, जैसे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करके और न्यू डेटाबेस करेंगे तो नया डेटाबेस एक बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक नया डेटाबेस कर लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस नेम देना है, तो मैं डेटाबेस नाम दे रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पे आ गया। तो इसका क्या करता है, यहाँ पे बैकअप भी बना देता है, जैसे कोई भी लॉस होता है तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो एक तरह से उसका लॉक्स भी बना देता है, एक बैकलॉग बना देता है, एसक्यूएल बैकलॉग। जैसे डेटा लॉसेस होती है तो रिट्रीव भी है सकते। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया, फिर से ओके कर दिया, बस ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया एसक्यूएल बैच यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये डेटाबेस हो गया। अब डेटाबेस के अंदर हमें टेबल होता है, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे टेम्पलेट बना दिया इसके अंदर जो भी था।
ये डेटाबेस डायग्राम का टेबल, तो टेबल में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने जो बनाया था ऑलरेडी वही सिस्टम वाला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसके बाद से यहाँ पे टास्क में गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन है टास्क, और इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे इंपोर्ट फ्लैट फाइल, इंपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, तो दोनों दे रखे। यानी एसक्यूएल से हमें डेटा एक्सेल में लेके जाना, किसी अलग फॉर्मेट में लेके जाना तो एक्सपोर्ट। हेलो हेलो, हाँ जी सर। वो एंड आई नहीं थिंक नहीं जो वो ये टाइम ओवर हो गया था आई थिंक। इसमें होता है, हाँ टाइम 45 मिनट होता है ना इसका। तो ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे कर दिया। तो यहाँ आपने रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग है, मैं उस पर सब कुछ रख दूंगा, ये सब रिकॉर्डिंग जो भी क्लासेस होगी सारी और रिकॉर्डिंग। आप ये जो कह रहे थे, ये इसको ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए कहाँ पे होगा? ये गूगल पे करना पड़ेगा ना? मैं इसी में जो भी सॉफ्टवेयर है ना, मैं वन ड्राइव में एक फोल्डर बना के एसक्यूएल का और उसमें रख दूंगा, और एक बार मैं कनेक्ट करके मैं करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आपके सिस्टम पे। मेरी बस मैं एसक्यूएल का वो सॉफ्टवेयर कर दूंगा और मैं कनेक्ट कर लूंगा कैसे करना है, या तो अपने एंड से थोड़ा सा ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हमारा यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट था कि हमारे पास एक्सेल फाइल में डेटा है, हमें एसक्यूएल सर्वर में लेके आना है। तो यहाँ पे लेके आना था, किसके अंडर, किस डेटाबेस के अंडर में लेके आना है, तो उस डेटाबेस को सिलेक्ट किया और उसी पे हमने राइट क्लिक किया और ये ऑप्शन आया टास्क, और यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट डेटा, तो मैंने इंपोर्ट डेटा कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे विजुअल आएगा, तो इसको क्या करेंगे, डू नॉट शो द स्टार्टिंग पेज अगेन, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर दिया, और जो भी फाइल पाथ है जहाँ पे डेटा हमें लेना है उसका फाइल पाथ दे देंगे। तो हमारे पास डेटा का फाइल पाथ क्या है, ये वाला है, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, ब्राउज, यहाँ पे इस वाले फोल्डर पाथ में हमारा सेल्स डेटा है, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, ओपन। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वर्जन क्या है, तो वर्जन ये मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स कितना दिया, 2016 है, तो मेरा 2016 है, तो 2016 कर दिया। और यहाँ पे चेक किया फर्स्ट रो हैज कॉलम नेम, तो ठीक है, फर्स्ट रो हम कॉलम नेम कर लेंगे। ये सारी चीज़ें सेट कर दिया। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूज किया डेटा सोर्स में, यहाँ ड्रॉप डाउन से। उसके बाद से एक्सेल कनेक्शन सेटिंग, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा एक्सेल फाइल था उसका हमने सेलेक्ट कर लिया पाथ। और नेक्स्ट वर्जन क्या है, तो जो भी इसके रिलेवेंट वर्जन है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और हेडिंग जो चाहिए, जो भी डेटा, जो कॉलम नेम चाहिए वो एक्सेल वाला कॉलम नेम चाहिए, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। सब कुछ सेट हो गया तो फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। सिंपल सा है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है करने के लिए। अब डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन हमारा एसक्यूएल सर्वर है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत है, इसके लिए हमें राइट वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट, यहाँ पे इसको कर लेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट OLED DB एसक्यूएल, तो लेकिन इसके पर्सपेक्टिव हमारा ये होगा एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट 1.1, ये आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है और भी ऑप्शन आ गया, डेस्कटॉप जैसे मेरा आ गया, यहाँ पे जो भी हमारा सर्वर नेम था ऑटोमेटिकली आ गया, और इसमें ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, इसमें कुछ नहीं है। यदि और भी इसमें आता तो ड्रॉप डाउन करते तो दूसरा कोई सेलेक्ट कर ले, कुछ नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन, तो हम यूज द विंडो ऑथेंटिकेशन, यदि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो ये वाला यूज कर सकते हैं। और डेटाबेस यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं कि
किसके अंडर हमें इस डेटा को हमें स्टोर करना है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे 2 था, तो जो रिलेवेंट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे और भी यहाँ पे आएंगे, तो हमारा एसक्यूएल बैच फिक्स में ही लेके जाना है, तो इसको कर लिया। और इसके बाद से न्यू करना है तो न्यू कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं। फिर से नेक्स्ट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो एक फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है कि जितने हमारे पास एक्सेल में डेटा है तो क्या करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी डेटा फ्रॉम वन मोर टेबल और व्यू। तो ये क्या करेगा, जो भी फुल डेटा है, जितने भी स्टोर है डेटा वाले टैब में, वो सारे क्या करेगा, एक बार में सारी चीज़ें एक टेबल बना के स्टोर कर देगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपको क्वेरी आता है तो उसमें से जितना रिक्वायरमेंट डेटा है उसको आप क्वेरी के थ्रू ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हम चूज करते हैं। जब क्वेरी पढ़ेंगे तो ये वाला देखेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है। नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे पूरा दिखा रहा है उस जो फाइल था एक्सेल फाइल, उसमें कितने सीट थे वो सबका है। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, केवल फर्स्ट वाला सीट का रिक्वायरमेंट है डेटा का, इस पे चेक कर देंगे। और इसी की करस्पॉन्डिंग हमें डेटा बेस यहाँ पे यानी टेबल का नाम दे सकते हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर में जाएगा तो टेबल बना देगा, तो मैं टेबल यहाँ पे दे सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें लगता है। तो डीबीओ का मतलब क्या, डेटाबेस ओनर, यानी बाय डिफॉल्ट होता है कि स्कीमा नाम होता है। ये आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए एक तरह से। तो डीबीओ बाय डिफॉल्ट ठीक है, कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स डेटा, सेल्स डेटा नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। और यहाँ पे मैपिंग भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि इसका डेटा टाइप सही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सोर्स ऑर्डर आईडी, डेस्टिनेशन ऑर्डर आईडी, यानी ऑर्डर आईडी हमारा एक्सेल फाइल का है, सोर्स है एक्सेल फाइल में, और जब एसक्यूएल में जाएगा तो उसका कॉलम नेम क्या होगा, तो यहाँ पे दे रखा है। और इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है और नलेबल। तो ये सारी चीज़ें दिया है। तो यहाँ पे भी हम कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं इसका रिक्वायरमेंट। और एडिट एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे है, तो एसक्यूएल क्वेरी आता है तो यहाँ पे भी मॉडिफाई करके ओके कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें कोई जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे बस ये हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कि सही है कि नहीं। जैसे डेट टाइम, यहाँ पे ऑर्डर डेट है तो एसक्यूएल में जो डेटा टाइप होगा कॉलम, इस पर्टिकुलर कॉलम का डेट टाइम के फॉर्म में स्टोर होगा। कंपनी नेम एन वर्कर होगा। ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे अभी एसक्यूएल में, बस ये बता रहा हूँ। ओके, फिर से प्रीव्यू कैसा दिखेगा, तो इस तरीके से डेटा एक तरह से दिखेगा एसक्यूएल में। ये सारी चीज़ें ऑप्शन है, सब कुछ हो गया। फिर से नेक्स्ट, रन इमीडिएटली, नेक्स्ट, फिर से फिनिश। अब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होने लगा, डन हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया कंप्लीट। और रिपोर्ट चाहिए तो ये जो भी ये हुआ था उसका रिपोर्ट मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि डेटाबेस आएगा नहीं। अभी हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया और यहाँ पे रिफ्रेश वाला है, और इसके बाद गए टेबल के अंदर। यहाँ पे देखो सेल्स वाला डेटा आ गया। अब इसको राइट क्लिक किया और सिलेक्ट टॉप 1000 रो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा शो कर दे। तो यहाँ पे एक क्वेरी है एसक्यूएल का, तो ऑटोमेटिकली जो भी कॉलम था उसको किया, और ये हमारा रिजल्ट है। यानी क्वेरी हमने रन कराया तो उसके बाद से जो भी क्वेरी में लिखा था वो सारे चीज़ें डेटा आ गया। तो यहाँ पे देखो कितना है, 364 हमारा रोज है यहाँ पे दिखा रहा है। और कितना टाइम लिया इसको एक्सिक्यूट करने में, ये सारे जो कौन सा एक्सिक्यूट किया, ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास डेटा है यहाँ पे। ये 364 और अफेक्टेड कंप्लीशन, ये जो भी होता है। तो इस तरीके से ये क्वेरी है कि ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ हो रहा है। तो यानी हमने एक्सेल से डेटा हमने क्या किया, एसक्यूएल पे ले लिया। तो यहाँ पे क्वेरी को भी कस्टमाइज करके जो भी रिकॉर्ड है उसको हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे मान लो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं, आगे पढ़ेंगे क्वेरी में। तो
इसको हटाने के बाद फिर से हमने रन कराया यहाँ पे एग्जीक्यूट, तो देखो रेवेन्यू वाला हट गया। तो जो भी कॉलम है उसके हिसाब से क्वेरी में ही मॉडिफाई करेंगे, सारे डेटा वैसे रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? और कोई क्वेश्चन आगे? क्लियर। अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस डेटा को लेके जाना है, तो वैसे तो हम उसको विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो गया, और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी विद हेडर और कॉपी ऐसे करेंगे तो हेडर के साथ नहीं होगा, लेकिन कॉपी विद हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर के साथ होगा, यानी कॉलम के साथ ही सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे कॉपी विद हेडर और यहाँ पे गए, और जहाँ पे भी हमें लगता है कंट्रोल एन, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो सारे डेटा ऐसे आ गए पूरा स्टैंड। लेकिन ये वाला हमारा अप्रोच सही नहीं है, जब एडहॉक रिक्वायरमेंट होता है तो वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कनेक्शन बना सकते हैं। कनेक्शन बनेगा तो बस रिफ्रेश करेंगे तो सारे डेटा आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में डेटा है उसको हमें क्या करना है, एक्सेल में लेके जाना है। ये दो अप्रोच है, या तो यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी हम नॉर्मल एक्सेल ओपन करेंगे वहाँ से भी हो जाएगा, तो पहले यहाँ यहीं से कर लेते हैं, उसके बाद एक्सेल से भी कर लेंगे, दोनों ऑप्शन है, टू वे ऑप्शन। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, वो भी वाला कर लेंगे। तो जैसे इसको हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वही सेम स्टेप, राइट क्लिक किया, टास्क पे गया, फिर से यहाँ पे इंपोर्ट की जगह हम एक्सपोर्ट डेटा करेंगे, एक्सपोर्ट डेटा, फिर से विजार्ड ओपन होगा विंडो, फिर से वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट चूज द डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स हमें चूज द डेटा सोर्स, डेटा सोर्स हमारा एसक्यूएल हो जाएगा ना। यूज ऑथेंटिकेशन पैथ, ठीक है। नेक्स्ट अब कह रहा है चूज ए डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, और यदि पाथ देना हो तो हम उसका दे सकते हैं, जो भी पाथ है एक्सेल का, यहाँ पे सेल्स डेटा दे दिया, और इसके बाद से जो भी वर्जन है उसके करस्पॉन्डिंग चूज कर सकते हैं। हेडिंग चाहिए, ये कर दिया। नेक्स्ट 13 वाला है नहीं, गलत चूज हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे वही ऑप्शन है कॉपी डेटा फ्रॉम वन, यानी पूरा होल डेटा करना है तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे सेल्स डेटा है, तो यहाँ पे सेल्स डेटा का डेस्टिनेशन जो दिया है ये कर दिया। नेक्स्ट, फिनिश। यानी कहने मतलब बेटर वही रहेगा कि यदि हम कोई नया सा कोई बना, जैसे सेल्स डेटा के नाम था ना, तो यहाँ पे सेल्स डेटा के नाम से जो टेबल था उसी के नाम से क्रिएट कर, या डेटा के नाम से, या तो हम ब्लैंक फाइल कोई बना दे एक्सेल का और उसमें इंपोर्ट कर दे, ऑटोमेटिकली वो कर देगा। अब दूसरा ऑप्शन ये है यहाँ पे एकदम सिंपल सा, यहाँ पे गए डेटा में, और यहाँ पे क्या करना, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे गेट द एक्सटर्नल डेटा, यहाँ पे राइट क्लिक किए, कहाँ से लेना है डेटा, तो यहाँ पे सोर्स डेटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइक फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल सर्वर से यहाँ से भी ले सकते हैं। और जो भी ये सर्वर नेम, तो सर्वर नेम दे सकते हैं, तो सर्वर नेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गए कनेक्ट में, और डेटाबेस इंजन यहाँ पे कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे सर्वर नेम दे दिए, और फिर से विंडो ऑथेंटिकेशन है ये, ओके। और फिर से यहाँ पे कौन से डेटाबेस से लेना है, एसक्यूएल बैच से लेना है, तो यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। मान लो कि हमें दूसरे से लेना है, एडवेंचर से लेना है, तो जितने भी टेबल है सारे दिखाए गए यहाँ पे, तो हमें केवल एसक्यूएल बैच से चाहिए तो ये वाली लीजिए। नेक्स्ट, और इसके बाद से
सर्च कीवर्ड कोई नहीं, फिनिश। यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड है वहाँ पे ये क्या करेगा, कर लेगा फिनिश। ओके, अब टेबल यहाँ पे आ गया, फिर से जहाँ पे भी सेलेक्ट करना है डेटा वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे A1 से करेगा, ओके कर दी, ये सारे डेटा आ गए। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कि डेटा उसमें कुछ बढ़ रहा है, यानी एसक्यूएल सर्वर में डेटा कुछ जैसे एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया, यानी रिकॉर्ड बढ़ गया, तो आप केवल रिफ्रेश करोगे ना तो यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बार बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली कनेक्शन कनेक्ट है, एक तरह से कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो उसमें इजीली हो जाता है चीज़ें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ऐसे ही जो हमने हम्म, एक्सेल से एक्सेल डेटा डेस्कटॉप से उस पे SQL सर्वर पे लिया था, तो वो भी रिफ्रेश करते तो वो अपडेट हो जाता। तो ये वाला, तो यदि हमें लग रहा है कि कोई डेटा चाहिए तो एक बार हमने यहीं से कर लिया, जो भी स्टेप्स है वो फॉलो किया, उसके बाद से हम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है, तो अलग अलग है, डिपेंड करता है, तो बस एसक्यूएल का ही है, वैसे एक्सेस बेस पे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि एक एडवेंचर वाला जो है ना, एक ये करना है एडवेंचर वर्कबुक टू, क्योंकि इसमें ज़्यादा है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो डेटा है ना उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे ये वाला डेटा बेस, इतने सारे डेटा है, जैसे सेल्स कस्टमर का डेटा है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये डेटाबेस ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एडवेंचर वाला जो वर्क है ना 16 का, ये डेटाबेस आप अपने एसक्यूएल में कर लो, जिससे कि आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी होता रहेगा, इसमें कैसे डेटा है, क्या है, कैसे, जैसे कि रिलेशनशिप आगे चल के इसका इस पे वर्क करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल पे गए, यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड एडवेंचर, डीबी एडवेंचर, मेरे पेज में मिल जा रहा है। गिटहब पे भी ये बहुत सारे हर जगह मिल ही जाएगा, लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला देखते हैं ऑप्शन, इसमें है क्या। यहाँ पे सारे दे रखा है, जैसे डेटा वेयर हाउस, ये OLTP डेटा वेयर हाउस लाइट वेट। तो जैसे कि ज़्यादा हमें वो करना है, जैसे बहुत ह्यूज डेटा करना है, तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे चाहे तो इसको भी ले सकते हैं 2019। इसको क्या करना है, इसको एडवेंचर 2019 चाहिए, चाहे कोई भी चाहिए, जो भी है, तो OLTP ये वाला ले लेते हैं। इसके बाद ये क्या करेगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे गए, राइट क्लिक, नहीं सॉरी, यहाँ पे गए डेटाबेस में, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रीस्टोर डेटाबेस करना है यहाँ पे। उसके बाद से डिवाइस पे गए और जहाँ पे भी हमारा फाइल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे मान लो कि एड, इसमें सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एड ऑप्शन आएगा, एड पे जाने के बाद और जहाँ पे भी ये बैकअप फाइल है वहाँ पे कर लेंगे। तो मान लो कि मेरा बैकअप जो फाइल है, ये जो डाउनलोड किया वो कहाँ पे आया है उसको हम कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने कर रखा है, ये डाउनलोडिंग हो रहा है, यदि मान लो कि डाउनलोड हो जाता है तो उसको सेलेक्ट कर, जहाँ पे भी होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने इसको रखा था, कहाँ पे, मेरे केस में इसको मैंने वहीं पे रखा हूँ जहाँ पे ट्रेनिंग है ना एसक्यूएल वाला, उसी में ही है।
ये वाला हो गया। तो यहाँ पे है एडवेंचर वर्कबुक 2016 है, तो 19 है तो उसको बस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये फोल्डर पाथ ही सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ पे गए और यहाँ पे इसको क्या करना है, Ctrl+A से सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+V, रिफ्रेश कर दिया, ये आ गया वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास था, उसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। और इसके बाद से ओके कर देंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यानी डेटा क्या करेगा, एसक्यूएल सर्वर में एडवेंचर वाला लेके आ जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम कॉम्प्लेक्स वर्क को हमें ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, कैसे डेटाबेस होता है यूज, तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी देखा जाए एडवेंचर में, तुम्हारे पास कितने हैं, इतने सारे, बहुत सारे टेबल है। तो मान लो कि हमें ज्वाइनिंग पे वर्क करना हो, तो मान लो कि मैं इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ कि ये वाला चाहिए, तो कैसे हम ज्वाइनिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा। जैसे सेल्स वाला डेटा है, इतने सारे डेटा है, जैसे रीजन वाला है, तो क्वेरी वरी चलाने में भी बेनिफिट रहेगा इसमें। यहाँ पे सेल्स रीजन आईडी, यानी बहुत सारे डेटा है, टेबल है इसके अंदर। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, स्टेप्स है बस। यहाँ पे जाना है, बस डेटाबेस में राइट क्लिक किया और रीस्टोर डेटाबेस, और वही स्टेप्स है। यहाँ पे डिवाइस पे किया, और जहाँ पे बी की डॉट वो फाइल जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, बस उसी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गए और फिर से यहाँ पे ऐड कर दिए, और वो फाइल को जहाँ पे फोल्डर है पाथ, जहाँ पर अवेलेबल है .ba की बैकअप फाइल, उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर, फिर से ओके ओके कर देना, हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक बार ये वाला ट्राई करना, इसमें कोई नहीं होगा तो मैंने नेक्स्ट। तो अभी बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें, ये पूरा मैं रख दूंगा उसमें बना के, एक बार मैं रख ही दे रहा हूँ, टाइम नहीं है। यहाँ पे एक फोल्डर में बना देता हूँ इसको, कहाँ गया फोल्डर, यस, नीचे था यहीं पे, ये रहा स्केल बैच 5, इसके नीचे वाले रो में। यहाँ पे। हम्म, तो यहाँ पे मैं फोल्डर बना दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, क्योंकि फोल्डर वाइज रहेगा ना मॉड्यूल, तो सही रहेगा मॉड्यूल। हम्म, देखते हैं इसी को। सारे फोल्डर वाइज जाएगा, मॉड्यूल वाइज, जैसे ये हमने किया इसके हिसाब से। ये मुझे लग रहा ओपन है क्या इसको, empty folder, चलो देखते हैं। तो ये हो गया, तो इसमें जो भी था सारे ये रख दिए। आगे जो होगा वो देख लेंगे क्या करना है, फिलहाल के लिए जो था मैंने सब रख दिया यहाँ पे। एक बार मैं ओपन करता हूँ इसको, और इसका मैं लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, मैं कर दूंगा शेयर।
तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बस एक तरफ से गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि थोड़ा ये लेंदी है, थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे वही डेटा टाइप है जो हमने वीवीएम पढ़ा था। जैसे एक्सेल में भी हमारा डेटा टाइप होता है ना, नंबर होता है, डेट टाइप हो गया, जिससे फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वही सब सेम है, इसमें भी वही होता है। जैसे डेटा टाइप जो होता है, जैसे कि नंबर में डेटा टाइप, जब डेटाबेस डिजाइन करेंगे तो ये डेटा टाइप न्यूमेरिक और बिग इंटीजर, इसकी रेंज कितना स्टोर कर सकता है, इंटीजर, टीनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मनी, ये सब डेटा टाइप का है। ये तब वर्क हो, तब ये हमारा वर्क काम करता है जब हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, टेबल को डिजाइन करते हैं, तो उस टाइम इसका यूज होता है। ये सारे चीज डेटा टाइप है कि एसक्यूएल में कौन कौन सा डेटा टाइप है, तो इसका यहाँ पे देखते हैं। तो जब डिजाइनिंग करेंगे ना टेबल का, तो इसको देखेंगे, बस एक ओवरव्यू है, देखता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब जैसे कंस्ट्रक्टिंग द टेबल, टेबल बनाने के लिए कमांड क्या है, क्रिएटिंग द डेटाबेस के लिए कमांड क्या है, ये सारी चीजें हैं। अभी हमने कवर कर लिए जो भी हमारा एक्सेल फाइल में डेटा था, तो एसक्यूएल में कैसे जाता है, एसक्यूएल से हमारा एक्सेल में कैसे आता है। वैसे सिमिलर काइंड ऑफ हमारा एक्सेस में डेटाबेस है, तो हम एसक्यूएल में कैसे लेके जाते हैं, और एसक्यूएल से एक्सेस में कैसे लेके जाते हैं, ये वाला पार्ट है बचा हुआ, तो नेक्स्ट पे कवर कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन वाला हो ही गया, और एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, सर सेटअप वाला कुछ नहीं है, डाउनलोड वाला तो कोई पार्ट नहीं है, हो जाएगा। एसएस में कीबोर्ड शॉर्टकट की, तो यहाँ पे शॉर्टकट की हो गया, और इसके लिए ये दो चीजें हैं। तो जैसे मैं एसक्यूएल सर्वर पे वर्क करता हूँ, तो कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड जो हमें फॉलो करना होता है। जैसे मान लो कि हमें कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे हम फॉलो करें, किस तरह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे, कस्टमर्स लिखेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, तो ये एक तरह से कोडिंग स्टैंडर्ड है। ये क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है कि अब इस कोडिंग स्टैंडर्ड से करो, जैसे कि दूसरा कोई डेवलपर आए तो अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ, जैसे एकदम नीट एंड क्लीन वे में हमें कोडिंग करना पड़ता है, इसी के लिए कोडिंग स्टैंडर्ड। हर लैंग्वेज में कोडिंग स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रखती है अपना कोडिंग स्टैंडर्ड, एसक्यूएल कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन, ये है। फिर से शॉर्टकट की हमें यूज करना है, तो इसके लिए भी शॉर्टकट की है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आदमी स्टार्ट करता है तो उसके हिसाब से है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बस एक देख रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, जिसे एसक्यूएल सर्वर के शॉर्टकट की है। तो ये सब चीजें जो हमारा पेंडिंग है, वो हमारा एक्सेस से एसक्यूएल में कैसे डेटा लेके जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीजें। और ये हमारा दो था, कंस्ट्रक्टिंग द टेबल, क्रिएटिंग द डेटाबेस। तो पहले क्रिएटिंग द डेटाबेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये आ जा रहा है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू है कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मास्टर डेटाबेस है, द रिकॉर्ड ऑल द सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन फॉर एन एसक्यूएल सर्वर। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं एसक्यूएल सर्वर, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस आ जाता है, जैसे मास्टर यहाँ पे कह रहे हैं ना, मास्टर डेटाबेस। तो जो भी हम जो हमारा एसक्यूएल सर्वर जो एप्लीकेशन जो चल रहा है, ये इंटरनली अपना सारे मैनेज करता है, तो इसी के वजह से हमारा एक तरह से सॉफ्टवेयर भी चलता है। तो यही कह रहा है, रिकॉर्ड ऑल द सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन, जितने भी सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें इसमें ही है। जैसे मैं टेबल क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्रिएट हो गया था। जैसे ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो गया, अलग हो गया, तो ये सारे सिस्टम में ही अवेलेबल इंफॉर्मेशन। फिर से ये मॉडल डेटाबेस हो गया, एमएसडीबी हो गया, इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट फॉर ऑल द डेटाबेस क्रिएटेड स्टेटस। तो एक तरह से ये सिस्टम इंटरनली ये सब है, एक तरह से जो सॉफ्टवेयर हमारा एसक्यूएल सर्वर, उसका इंटरनली ये सब चीजें हैं। जैसे मास्टर हो गया, मॉडल डीबी, एमएसडीबी, टेम्प डीबी, ये सारी चीजें। रिसोर्स डेटाबेस, टाइप ऑफ कमांड, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जीयूआई यूजर इंटरफेस, तो ये दोनों फॉलो करता है एसक्यूएल सर्वर। जैसे सीयूआई का मतलब हो गया कि हम क्वेरी लिख के हम इंटरफेस करें डेटाबेस से। जीयूआई का मतलब हो गया कि जैसे कि हमें इसको रन कराना है, जैसे कि मान लो कि ये एसक्यूएल है, उस टेबल में गए यहाँ पे, और इसको रन कराना है, तो या तो हम कमांड के थ्रू रन करा ले, या तो हम
GUI का मतलब क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो राइट क्लिक करिए, GUI हो गया और सेलेक्ट कर दिया टॉप 1000, ये हमारा GUI हो गया। तो ये अलाउ करता है एसक्यूएल सर्वर, कैसे भी रन करा सकते हैं। तो ये दो तरीके से यहाँ पर। अब डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट ये कमांड है, तो ये देखेंगे क्रिएट, फिर से डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम क्या है, तो इसको जैसे रन कराएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये कमांड है, एक तरह से एक्सिक्यूट कराया तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया यहाँ पे और डेटाबेस में गया तो test1 यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये इसका सिंटेक्स है, ड्रॉप डेटाबेस को डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप लगा देंगे डेटाबेस, ये क्या करके डिलीट कर देगा, एक्सिक्यूट करा दिए, ये ड्रॉप कर दिया। इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखो test1 भी चला गया। तो इस तरीके से ये कमांड है, सिंपल सा अभी कमांड स्टार्ट किए, इस तरह से हम क्वेरी लिख सकते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ये सिंटेक्स क्या था, ड्रॉप डेटाबेस, ये रहेगा ही, लेकिन किसको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, उसका नाम देना है डेटाबेस। वैसे यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो इसमें यही है। और इसके बाद से हमारा था कंस्ट्रक्शन टेबल। तो ये टेबल बनाने के लिए सिंटेक्स है, जैसे कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, तो सारी चीज़ें तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज वैसे ज़्यादा ही होगी सारी चीज़ें। तो अभी इसमें कुछ है पेंडिंग, तो कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद से स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि थोड़ा सा भी देखा जाए, एक्सरसाइज यहाँ पे हो गया, ठीक है। कॉन्स्टेंट इन एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी, नॉट, नॉट, डिफॉल्ट चेक, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट वाला डिजाइनिंग के टाइम में ये देखेंगे सारे चीज़। तो और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं ठीक है, आप ये रिकॉर्डिंग और ये शेयर कर देना प्लीज, यहाँ पे रखा है शेयर ड्राइव पे। ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डिंग वाला उसी में रख दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हर चीज़ है। और आपके पास सिस्टम है, ये है ही एसक्यूएल सर्वर का ही। तो एक बार जो मैं वहाँ पे एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो जो भी है आप एक बार डॉक्यूमेंट उसमें अवेलेबल है, देख लेना सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लासेस के लिए अभी आज फ्राइडे हो गया ना, हाँ जी फ्राइडे, तो ऐसे करते हैं क्या, ये सैटरडे संडे, संडे कर लेते हैं, ये सैटरडे संडे से रहेगा, संडे से रहेगा। एक्चुअली कल मुझे रोहिणी जाना है, मैं नोएडा शिफ्ट हूँ, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि फ्राइडे को कर लेते हैं। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लास में कोई दिक्कत नहीं हो, तो जब फ्लेक्सिबल हो तभी कर सकते हैं। इसमें कोई वो थोड़ी है कि हाँ बैच चल रहा है, ये है वो। तो कहने मतलब ये तो कर सकते हैं। हाँ, संडे को ही कर लेते हैं, मॉर्निंग वाला ही कर लेंगे 7 बजे से। मॉर्निंग बोला ना। और संडे हो गया, फिर से मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को भी कर लेंगे। तो अल्टरनेट वे में ही कर लेंगे, या तो हम देखेंगे प्लान आगे, एक संडे को कर लेते हैं, उसके बाद से ट्यूसडे को कर लेंगे। एक काम कर लेते हैं, जैसे कि दिवाली की छुट्टियां भी है अगले वीक, तो संडे की